नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएसआई 2025-26 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का 51 राउंड एनकाउंटर सीरीज देख रहे थे, जिसमें से 5-5 प्रैक्टिस सेट करके आगे हम लोग चल रहे हैं। तो पहले लेक्चर में जो है मूल विधि के 5 प्रैक्टिस सेट कवर हो चुके हैं, तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से उसको कवर किया गया है एक्सप्लेन के साथ ही। आज के लेक्चर में जो है हम लोग 6 से लेकर 10 तक का प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। तो इससे पहले जो है 5 नए देखे हो तो जाकर जरूर देखिएगा। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ जो है सामान्य अध्ययन का भी 5-5 सेट करके कवर हो रहा है, तो उसका भी पहला लेक्चर हो चुका है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, कई सारी बुक कवर हो रही हैं, जैसे आपके अंकित भाटी सर का हो गया, घटना चक्र की बुक हो रही है। तो कई सारी बुक कवर हो रही हैं जो कि स्पेशल यूपीएसआई के लिए है और नए पैटर्न पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं छठे प्रैक्टिस सेट से। 6 से लेकर 10 तक का प्रैक्टिस सेट इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। है तो प्लीज आप लोग चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। दिया गया है, जमींदारी उन्मूलन समिति की अंतिम बैठक कब हुई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है 3 जुलाई 1948 को हुई। कब हुई थी? 3 जुलाई 1948 को यह हुई। और जो है इसने अपनी रिपोर्ट अगर प्रस्तुत करने की बात की जाए तो अगस्त 1948 में इसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका का मकसद क्या है? जनहित याचिका, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकहित यानी सबका हित। जनहित याचिका की अगर बात की जाए तो इसका मतलब जो है लोकहित है, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह आता है। जानने का अधिकार, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले पे यानी मालिक किराएदार मामले में भी जनहित याचिका नहीं दायर की जा सकती। सेवा मामले और पेंशन ग्रेजुएटी से संबंधित मामले में जो है नहीं की जा सकती, और पारिवारिक पेंशन के मामले में भी नहीं की जा सकती। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह किसके तहत दंडनीय हो सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में साइबर कानून की वजह से जो है दंडनीय हो सकता है। भाई भारत के साइबर कानून जो बना है उसके अनुसार उसको जो है दंड मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूचना तकनीकी यानी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66D के अधीन जुर्माना कितना अधरोपित किया गया है? यानी कोई जो है साइबर अपराध करता है तो उससे कितना जुर्माना दे दिया जा सकता है? कितना? अनुच्छेद जो है 66D के तहत। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है ना, 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और जो है सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, ठीक है ना, सन 2000 के तहत जो है यह लागू होता है। 1 लाख का जुर्माना, और देखिए यही कारावास की अगर बात की जाए तो 3 साल का, 3 साल का जो है कारावास भी उसको हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नियंत्रक को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक कर सकेगा? कौन कर सकेगा? तो जवाब जो है आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति जो है कर सकता है। और यह जो है धारा 21 फर्स्ट के तहत जो है कोई भी जो है अनुज्ञप्ति दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 कब लागू किया गया था? 2008 जो है ये कब लागू किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह बना था 2008 में, लेकिन लागू जो है 17 अक्टूबर 2009 को इसको लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। कब? 17 अक्टूबर सन 2009 को इसको लागू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून को जनतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है? किस कानून को? इसका जवाब हो जाता है निवारक निरोध कानून को। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। किस कानून को? निवारक निरोध कानून को माना जाता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के कुल धाराओं की संख्या पूछा गया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है कुल 18 धाराएं। कितनी है? 18 जो है धाराएं इसमें हैं। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोप व्यक्ति को अनुमति है। किसकी अनुमति है? इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। इन कैमरा ट्रायल की मांग करने की अनुमति, यानी जिनका ट्रायल जो होता है कैमरे के सामने उसका ट्रायल हो, इसकी करने की मांग है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 10वां था, ध्यान दीजिएगा। 10वां ये प्रश्न था। इसमें जो है अपने बचाव के लिए सक्षम गवाह बनाने का अधिकार, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो संशोधित कर लीजिएगा, क्या है? अपने बचाव के लिए सक्षम गवाह बनने का जो है अधिकार है। 11वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है लोक सेवक से अभिप्रेत है। लोक सेवक का मतलब क्या है पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा उससे वेतन पर है वही लोक सेवक कहलाएगा, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो है सरकार की सेवा में है तो लोक व्यक्ति कहलाएगा, या किसी लोक कर्तव्य का पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, यानी वेतन पाता है, तो वह जो है लोक सेवक कहलाएगा। दूसरा दिया गया है कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकार की सेवा या उसके वेतन पर ये भी लोक सेवक कहलाएगा। तीसरा है कोई व्यक्ति जब किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत है या अपेक्षित है, वो भी आपका लोक सेवक कहलाएगा। तो ये जो है सभी मिला जुला के बात ये है कि जो सरकार से वेतन लेते हैं वही लोक सेवक है, यानी सरकारी नौकरी में है। अगला प्रश्न है, आयकर कानून के तहत एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों का पूरा करता है, यानी भारत का नागरिक कब कहलाएगा कोई आदमी। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पी और क्यू दोनों सही हैं, यानी वह संबद्ध वर्ष से तत्काल से पहले 10 वर्ष कम से कम 2 साल के लिए भारत में निवास करता हूं तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा है संबद्ध वर्ष से तत्काल पहले या 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिनों या उससे अधिक के लिए हो तो भी भारत का जो है नागरिक कहलाएगा। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। प्लीज आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया किस धारा के अंतर्गत? देखिए 1860 वाला बदलकर 2023 वाला हो गया है, तो इसको जो है सबसे इंपॉर्टेंट में रखिएगा। तो दहेज मृत्यु को किस धारा में इसमें रखा गया है? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यह जो है धारा 80 में रखा गया है दहेज मृत्यु। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा, किसमें? धारा 80 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कब तक बढ़ सकता है, यानी कितने तक बढ़ सकता है? जो केंद्रीय सूचना आयोग जुर्माना लगाता है वो कितने रुपए तक जा सकता है बढ़ करके? जवाब हो जाएगा यह जो है 25,000 रुपए तक जा सकता है बढ़ के। यहाँ से सी ऑप्शन सही है, कितना? 25,000 रुपए। अगला प्रश्न है, लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अधीन विहित कारणों के आधार पर मना कर सकेगा, यानी किस धारा में दिया गया है कि सेंसिटिव अगर कोई मामला है देश की सुरक्षा से संबंधित है तो ऐसे में सूचना देने से मना भी कर सकता है, तो इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है
धारा और 8 और 9 में इसका वर्णन किया गया है कि सूचना देने से मना भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार के कुछ उपबंध 15/6/2005 से प्रभावी हैं तथा शेष होंगे इस अधिनियम के कितने दिन? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 120वें दिन जो है प्रभावी हुए थे। ठीक है ना, कुछ धाराएं जो है बाद में लागू की गई थी 120वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? जवाब हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के निर्णय डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। ऑप्शन यहाँ से ए रहेगा, उच्चतम न्यायालय के निर्णय डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, दूसरा दिया है, यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। ए भी सही है, ए भी सही है, तो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। बी वाला नहीं सही है, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति वर्णित है, किस धारा में वर्णन किया गया है इसका? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 40 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, किसमें? धारा 40 में इसका वर्णन जो है किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की अगर बात करते हैं तो यह जो है 1993 में बना था। इसको भी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी मामले पर विचार कब करेगा? जवाब हो जाएगा, सभी मामलों पर वह विचार करेगा, यानी जब मामला पीड़ित की ओर से लाया जाए तब भी करेगा, प्रेरणा पर यानी खुद से भी कर सकता है, पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाया जा सकता है तब भी कर सकता है, यानी कोई भी शिकायत करेगा तो वहां मानवाधिकार आयोग जो है अपना फर्ज निभाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्यों में निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवाधिकार के अतिक्रमण करने के लिए दंड का प्रावधान करने हेतु जो है अधिनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में सदोष अपराध को परिभाषित किया गया है। अपराध नहीं, अपराध है, ठीक है ना। सदोष अपराध को कहाँ प्रस्तुत किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह जो है धारा 126 में सदोष अपराध को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का भार साधक मंत्री होता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। और यह जो है किससे वर्णित है? यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 यल में, ठीक है ना, धारा 38 यल में जो है इसका वर्णन किया गया। किसमें? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जानवर शब्द परिभाषित किया गया है, किस धारा में किया गया है जानवर शब्द? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धारा 2 के फर्स्ट में जो है इसका वर्णन किया गया है, जानवर किसे कहते हैं। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत जो है स्तनीय है, पक्षी है, सरीसृप वर्ग है, जलचर है, मत्स्य है, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस सिंपल सा है तो प्रश्न है, जवाब हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह जो है 1972 में जो है मनाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के सक्षम
समक्ष विचारण की प्रक्रिया दी गई है, किस धारा में दी गई है? उच्च न्यायालय के समक्ष जो है विचारण की प्रक्रिया किसमें वर्णित है? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 520 में इसका वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन सही है, धारा 520 में इसका वर्णन जो है किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए लाल बत्ती वाले चौराहे से थोड़ा पहले क्या बनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस पे जो है जेब्रा क्रॉसिंग बने, सफेद लाइन की पट्टी होती है, इस तरह से बनाई जाती है, तो यह जो है जेब्रा क्रॉसिंग होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, यह जो है पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक द्वारा ठहराव रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अधीन गाड़ी का चालान किया जाता है? चालक द्वारा ठहराव रेखा के अतिक्रमण, वही जो है आपके जेब्रा क्रॉसिंग, उसका अतिक्रमण करने पे, यानी उस पे जो है आपके फुटपाथ जो बना वहां पर कुछ रख देते हैं आप लोग, जो है वहां पर दुकान लगा देते हैं, तो ऐसी चीज करने पर जो है कौन सी धारा के अंतर्गत जो है चालान किया जाएगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 27 नंबर का डी सही हो जाएगा। यह जो है धारा 113 के और 117 बटे पे किया जाएगा, ठीक है ना, धारा 113 से 117 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषाएं दी गई हैं, मोटर वाहन अधिनियम में जो है इसकी परिभाषा किसमें दी गई है? तो यह जो है धारा 2 में सारी की सारी परिभाषाएं दी गई हैं, ए ऑप्शन सही होगा, धारा 2 में, और इसमें जो है कुल 49 परिभाषाएं दी गई, कितनी 49 जो है परिभाषाएं दी गई। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में अनुसूचित जातियों जनजातियों के वही अर्थ है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इनका? जवाब हो जाएगा, जैसे जो है अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में वर्णन किया गया है। आप लोग जानते हैं जो है संविधान पढ़ते हैं तो आर्टिकल 366 में पढ़ते हैं कि इसमें भी जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बात की गई है, तो वही जो है इस अधिनियम में भी की गई है। अगला प्रश्न, किशोर न्याय यानी बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में भीख मांगना परिभाषित किया गया है? किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में जो है भीख भीख मांगने को जो है परिभाषित किया गया है? जो है धारा 2 के क्लॉज 8 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है सी सही हो जाएगा। ये सभी जो है जितने भी अधिनियम बने हैं इसको अलग अलग करके भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि जो है घटना चक्र की बुक कवर हो रही है, तो उसमें जो है हम लोग डिटेल में पूरा देख रहे हैं, तो उसको जरूर कवर करिएगा। साथ में जो है अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है, उसमें मूल विधि जो है पूरी तरह से कवर हुआ है, एक एक चैप्टर यानी एक एक अधिनियम को हम लोग देख रहे हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग कवर कर सकेंगे। प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाओं से संबंधित धारा कौन सी है? तो यह जो है आपका धारा 2 में इसका जो है वर्णन किया गया है, यानी परिभाषा दी गई है कि घरेलू हिंसा क्या क्या होती है, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो धारा 2 में इसकी परिभाषा। अब देखिए ज्यादातर जितनी भी जो है अधिनियम है उसके धारा 2 में ही जो है परिभाषाएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इन शक्तियों का प्रयोग जो है आपके उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन सही है, किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, धारा 133 के तहत जो है
इसको प्राप्त है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। धारा 137 के तहत जो है मजिस्ट्रेट जो है सार्वजनिक स्थल पर जो है उपद्रव होता है या भीड़ लगती है तो उसको हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? धारा 2C में इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है संज्ञेय अपराध की वर्णन किया गया है। यानी संज्ञेय अपराध क्या होता है, असंज्ञेय अपराध क्या होता है, जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, सभी को हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। तो यहाँ से आप लोग एमसीक्यू सेक्शन कवर, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है? दहेज मृत्यु का, इसका जवाब है ऑप्शन ए, धारा 304 बी में जो है दहेज मृत्यु की बात की गई। धारा 304 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होगा? यानी कोई जो है आपके शरीर को क्षति पहुंचाता है तो आप जो है उसको जो है मार भी सकते हैं। तो किसमें जो है यह आता है? जवाब हो जाएगा यह जो है ऑप्शन सी से होगा, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला के अंतर्गत जो है यह आता है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में कौन कौन से आवश्यक तत्व शामिल हैं? धारा 34 में जवाब जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है सभी शामिल हैं। जैसे एक आपराधिक कृत्य भी शामिल है, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध हो वो भी शामिल है, अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता है ये भी शामिल है। यहाँ से आपका सी सही है। शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता मतलब सभी लोग मिल करके यहाँ सभी लोग वहां उपस्थित होकर अपराध किए हो। अगला दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इसमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका भारत की तरह जो है सिंगापुर की भी, माफ कीजिएगा, भारत की तरह जो है सिंगापुर की भी है, आपकी सिंगापुर की भी दंड संहिता है, ब्रुनेई की भी है, श्रीलंका भी है। और देखिए यही प्रश्न याद कीजिए आप लोग जो 2021 का पेपर दिए होंगे, सीधे तौर पे पूछा गया था कि भारत की तरह यानी आईपीसी कहाँ और भी किस देश में लागू है? तो जो है उसमें ऑप्शन में शायद सिंगापुर दिया था। तो सिंगापुर में है, ब्रुनेई में, श्रीलंका में भी, यहाँ पर भी भारत की तरह ही आईपीसी लागू है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से ए सही होगा। पहला, दूसरा, ए बी सी तीनों सही है। और इनके अलावा अगर बात किया जाए तो आपका जो है वर्मा है, ठीक है, वर्मा में भी जो है आईपीसी लागू है। साथ में जो है मलेशिया है, मलेशिया जो हो गया इसमें भी जो है आपका आईपीसी आता है। इन सब देशों में जो है आईपीसी लागू है जो कि आपकी लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या के लिए दंड दिया गया है। किस धारा में हत्या के लिए दंड दिया गया है? जवाब हो जाएगा धारा 103 के तहत जो है दंड दिया जाता है हत्या के लिए। यहाँ पर आपका हत्या के लिए दंड 103 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 फर्स्ट आई में क्या परिभाषित किया गया है? तो इसमें जो, चलिए शुरुआत करते हैं 7वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। इससे पहले 6 सेट हो चुका है, अगर न देखे हो तो आप लोग जगह जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश से जमींदारी का समापन कब हुआ था? जमींदारी उन्मूलन कब हुई थी? जवाब जाता है आपका ऑप्शन बी, 1 जुलाई 1952 को जो है उत्तर प्रदेश से जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों की का सजग प्रहरी बना देता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद जिसे कहा जाता है, अनुच्छेद जो है 32 आपका सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तीसरे को। इसमें दिया गया है,
किस जनहित याचिका के मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जवाब हो जाएगा आपका ए और बी दोनों कथन सही। यानी पहला कथन दिया गया है, न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों को संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया? किस समिति ने दिया है? साइबर अपराध से संबंधित यह प्रश्न है। जवाब जाएगा यह जो है बीएन श्री कृष्ण समिति ने दिया था। डी ऑप्शन सही है, बीएन श्री कृष्ण समिति ने दिया था। पांचवा प्रश्न दिया गया है, सूचना तकनीकी साइबर यानी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66D के अधीन अपराध की दशा में कितनी अवधि के कारावास का दंड दिया गया है? यानी कोई साइबर अपराध करता है तो धारा 66D के तहत जो कितने वर्ष की सजा होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्षों की सजा होती है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। इसमें जो है 3 वर्षों की सजा और 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? किस धारा के तहत जो है लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 22 के तहत जो है लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बना था? सन 2000 में बना था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का विस्तार क्षेत्र है, कहां तक विस्तार है? आप लोग जानते हैं कि सारे जो भी कानून बनते हैं उसका विस्तार क्षेत्र जो है पूरे भारत पर होता है। डी ऑप्शन सही है, कहां तक है? संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निवारक गिरफ्तारी किस गिरफ्तारी से संबंधित है? निवारक गिरफ्तारी, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है दंडात्मक होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही कैसा होता है? दंडात्मक यह होता है निवारक गिरफ्तारी। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा 8वें। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में समुचित सरकार प्रावधानित है? समुचित सरकार, जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है धारा ए में 2A में है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, 2A में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां दिया गया, असत्य कथन को पहचाना है, कौन सा कथन गलत है इसको पहचानना है। जवाब हो जाएगा, साक्षी के रूप में अभियुक्त व्यक्ति को प्रार्थना के सिवा आहूत किया जाएगा, यह जो है गलत है। बाकी सारे कथन सही हैं, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संक्षिप्त विचारण की उपबंध किया गया है, किस धारा में किया गया है? संक्षिप्त विचारण का उपबंध, तो यह जो है धारा 6 में किया गया है। बी ऑप्शन सही है, धारा 6 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतरराष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा करने का नियत तारीख कौन सी है? जिसका जो है कोई भी अंतरराष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है तो वह जो है कब रिटर्न जारी कर सकता है? तो यह जो है 31 जुलाई को करता है। ए ऑप्शन सही है, कब? 31 जुलाई को यह जो है जारी करता है। यह किसके अंतर्गत करता है? आयकर अधिनियम। और आयकर अधिनियम कब बना था? यह जो है आपका बना था 1961 में। 1961 में जो है आयकर अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है, कितने बच्चों के लिए कर मुक्त है? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है आपके अधिकतम 2 बच्चों के लिए
जो है टैक्स फ्री है, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधोरोपित किया है? जुर्माना, इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है जन सूचना अधिकारी पर। सी ऑप्शन से किस पर? जन सूचना अधिकारी। अगला प्रश्न है, सूचना का के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है, किस धारा के अंतर्गत जो है छूट प्राप्त है? जवाब हो जाएगा धारा 8 के अंतर्गत जो है छूट प्राप्त है। सी ऑप्शन सही होगा, धारा 8। 16वां प्रश्न देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अभिस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि कब है? यानी राष्ट्रपति को की मंजूरी कब मिली थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वाले को? तो यह मिली थी 15 जून 2005 को। ऑप्शन यहाँ से सी होगा, 15 जून 2005 को स्वीकृति मिली थी राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं, अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र कौन से हैं? इसका जवाब जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है। यानी जो है अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, अंतरराष्ट्रीय रूढ़ियां हैं, न्यायिक विनिश्चय है, तो ये सभी हैं। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा का यह प्रावधानित करती है कि केंद्र सरकार भूतलक्षी रूप से नियम बना सकती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह द्वारा धारा 40A के तहत जो है नियम बना सकती है। ऑप्शन यहाँ से इस होगा, किससे? धारा 40A। अगला प्रश्न, मानव अधिकार आयोग की शक्तियों में कौन सी शक्ति शामिल नहीं है? कौन सी शक्ति जो है शामिल नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका, इसमें जो है किसी अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश देने की शक्ति जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। यहीं इसकी शक्तियों की अगर बात किया जाए तो जो है किसी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए समन भेजा जा सकता है, सही है। दस्तावेज का प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है, ये भी सही है। और साक्ष्य के लिए कमीशन जारी करने का जो है शक्ति भी उसके पास ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ से तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2C में परिभाषित आयोग से क्या अभिप्रेत है? यानी आयोग का मतलब क्या है, जिसका वर्णन धारा 2C में है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। आयोग का मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना। आयोग का मतलब क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका जवाब में। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है 1992 में बना था। सी ऑप्शन से यह कब? 1992 में यह आपका बना था। और इसके अंतर्गत जो है 10 सदस्य, इसमें 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं और एक जो है सचिव होता है, ठीक है ना। 10 सदस्य और एक सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य वन संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य वन संचालन समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा, यह जो है मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो क्या है? बंदी पशु किसे कहते हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यानी जो पकड़ा गया है पशु वो भी बंदी है, कैद में रखा गया तो भी बंदी है, और कैद में
प्रजनित यानी कैद में जो है प्रजनन करता है तो भी वह जो है आपका बंदी पशु कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। लूट को किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? जवाब हो जाएगा लूट जो है धारा 309 में रखा गया है लूट को। ऑप्शन यहाँ से ई सही का धारा 309 में लूट को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषक वर्णित है। पर्यावरण प्रदूषक जो है किसमें वर्णित है, कौन सी धारा में? तो यह जो है धारा 2B में वर्णन इसका किया गया है। बी ऑप्शन का धारा 2B। अगला प्रश्न, ठहराव रेखा कहाँ बनाई जाती है? ठहराव रेखा, यह जो है मोटरयान संबंधित प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चौराहे से थोड़ी दूर पर जो है ठहराव रेखा, जिसे जो है जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, वह बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, वाहन चालक द्वारा पीली रेखा के अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा धारा 119/117 के तहत जो है चालान किया जाता है, मोटरयान अधिनियम 1988 के। हर अधिनियम में आप लोग उसका सन जरूर याद रखिएगा किस सन में बना था, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न सीधे तौर पे यहां से आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, धारा 2 के अनुसार व्यवहारी यानी डीलर के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है? डीलर के अंतर्गत जवाब हो जाएगा यह जो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी जो मोटर यानों का विनिर्माण में लगा है वो भी डीलर कहलाएगा, जो मोटर यानों की मरम्मत करता है वो भी डीलर के अंतर्गत आएगा, और जो मोटर यानों को पट्टे पर देता है वो भी आपका डीलर ही कहलाएगा। तो जो है तीनों का सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजन को परिभाषा दी गई। विशेष लोक अभियोजन की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है धारा 2E में इसका वर्णन है। सी ऑप्शन तो यह धारा 2E। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 212 यानी 212 के अधीन बालक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने पूर्ण नहीं की है। यानी बालक किसको कहा जाएगा? किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत जो है बालक किस व्यक्ति को कहा जाएगा, यानी उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? जवाब हो जाएगा 18 वर्ष की आयु का जो है होगा उस व्यक्ति से जो है पूर्ण बालक नहीं है। यानी वह पूर्ण अगर 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है तो जो है पूर्ण बालक वह नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बालक जो है 18 वर्ष से कम का है तो बालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की किस धारा में जो है घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई? तो यह जो है धारा 2F में इसकी परिभाषा दी गई है, धारा 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? यानी किसी को आजीवन कारावास का सजा हुई है उसको कम कौन कर सकता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है समुचित सरकार कर सकती है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है? तो यह जो है आपका उपरोक्त सभी को, यानी जिला मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, कोई आपदा आया तो तुरंत जो है आदेश जारी करता है, उपखंड मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, और राज्य सरकार द्वारा
जो है सशक्त कार्यपालिका मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, यानी तीनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, संज्ञेय अपराध पुलिस में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? कोई अपराध अगर संज्ञेय अपराध कर रहा है तो जो पुलिस अधिकारी उसके साथ क्या कर सकता है? जवाब हो जाएगा अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, यानी बिना किसी वारंट की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई संज्ञेय अपराध कर रहा है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, वारंट की जरूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु किसके भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। यानी विवाह के कितने वर्ष बाद अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसको दहेज मृत्यु में रखा जाएगा? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है विवाह के 7 वर्ष तक। सी ऑप्शन सही होगा। अगर 7 वर्ष का तक जो है किसी महिला की जो है असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है उसको दहेज मृत्यु के अंतर्गत रखा गया है। और यह जो है भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 304 में इसका वर्णन है। ठीक है ना, 304 जो है बी में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, स्त्री की सम्मत के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न किया जाता है तो उसमें जो है मृत्यु कारित करने तक नहीं होता, यानी उसकी मृत्यु जो है अगर आप कर देते हैं, उसको मार देते हैं तो वह जो है अपराध के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य का वाद किससे संबंधित है? वाद भी आपका सीधे तौर पे पूछा जाता है। तो अंकित भाटी सर की बुक हम लोग कवर कर रहे हैं जिसमें जो है पहला लेक्चर पूरा वाद से संबंधित है, बहुत सारे वाद हम उसमें देख चुके हैं, तो उसको आप लोग कवर कीजिएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 34 में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही है। यह किससे संबंधित है? धारा 34 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के प्रारूप कर्ता कौन थे? कौन इसको बनाए थे भारतीय दंड संहिता? तो यह जो है 1860 का जो भारतीय दंड संहिता था इसे किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। ये ऑप्शन सही है, किसने? लॉर्ड मैकाले ने इसे बनाया था। आगे देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 में किसकी परिभाषा दी गई है? धारा 101 में तो इसमें जो है हत्या की परिभाषा दी गई है। सी ऑप्शन सही है, हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 फर्स्ट सी में किसकी परिभाषा दी गई है? तो इसमें जो है जमानती अपराध की बात की गई। ये ऑप्शन सही है, जमानती अपराध। तो इस तरह से हमने जो है 7वां सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक जरूर करें। चेक करेंगे तो हम वहां से आपको जो है घटना चक्र की भी बुक कवर करा रहे हैं, तो उसे आप भी कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है घटना चक्र की, जिसमें से आपके प्रीवियस ईयर और जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी साथ में दिए गए हैं। साथ ही साथ अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट अगर देखेंगे तो आपको सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 8वें प्रैक्टिस सेट से। जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार और बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू होने के पहले कितने प्रकार की जोतदारी व्यवस्था लागू थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, कुल जो है 14 प्रकार की जोतदारी व्यवस्था लागू थी। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या उच्चतम न्यायालय अपने अंतिम आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है? अंतिम आदेश अगर उच्चतम न्यायालय दे सकता है तो उसको जो है पुनर्विलोकन क्या कर सकता है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ कर सकता है, दोबारा से भी उसका जो है पुनर्विलोकन कर सकता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। दिया गया है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिक की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएं। यह किसमें कहा गया है?
किस वाद में कहा गया? देखिए, वाद का अगर सेक्शन की बात किया जाए तो अंकित भाटी सर का जो है बुक कवर हो रहा है। इसमें पहला लेक्चर ही है जो आपका वाद से है। लगभग 200 वाद उसमें दिए गए हैं, जिसका जो है वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ वाद में यह कहा गया। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रकार का एक साइबर अपराध है जिनमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं, स्पैम मैसेज भेजे जाते हैं? तो यह जो है किस प्रकार का साइबर अपराध है? जवाब इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। इसे जो है अपसंदेशन यानी स्पैमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैमिंग कहते हैं। ऑप्शन में आपकी स्पैमिंग ही दिया जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यह जो है 66 डी में इसका वर्णन है। धारा 66 डी में इसका वर्णन है। इसमें जो है 1 लाख तक का जुर्माना, 1 लाख तक का जुर्माना और जो है 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके लिए आपको 1 साल का जो है जुर्माना और 3 साल की जो है 1 लाख का जुर्माना या तो 3 साल की सजा हो सकती है, या इन दोनों में से दोनों भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का धारा 30 में फीस संदाय होगी। कितने रुपए संदाय होगी, कितनी फीस होगी? जवाब हो जाएगा यह जो है 5,000 रुपए होगी। ठीक है ना? यह जो है धारा 23 में इसका वर्णन किया गया है। कितनी फीस होगी? यह जो है पाँच माफ कीजिएगा 5,000 रुपए फीस होगी। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन में भी लागू होंगे? सातवां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा सही है। यह जो है अगर भारत से बाहर अपराध करता है तो उसमें लागू होंगे। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक बंदीकरण से क्या उद्देश्य है? यानी निवारक बंदीकरण करने का उद्देश्य क्या है? जवाब है आपका दंड देना नहीं, अपराध को रोकना। यानी अपराध होने से पहले इसको रोक देना, वह जो है निवारक बंदीकरण के अंतर्गत आता है। यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही होगा। नवा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2D में उपबंधित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी व्यक्ति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा भारत के साथ विदेशी भी, यानी किसी भी देश के निवासी और भारत के सभी व्यक्ति हैं उनके लिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। या तो भारत के हों या विदेश के भी हों, उनसे कोई अंतर नहीं है, सबके लिए व्यक्ति शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय द्वारा पुनरीक्षीकरण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मांगने से संबंधित है? अभिलेख मांगने से, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। धारा 22 जो है अभिलेख मांगने से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा धारा 22। देखिए यहाँ पे क्लॉज भी दिया गया, सभी के सभी धारा 22 ही हैं, क्योंकि एक धारा 22B है, 22C है, 22D है, 22C है। तो यह जो है ध्यान दीजिएगा 22D में इसका वर्णन किया गया है। इतने सटीक आंसर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में प्रस्तुत है? विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान तो यह जो है धारा 3 में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। किसमें है? धारा जो है 3 में वर्णित है। और किसके धारा 3 में वर्णित है? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 3 में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? अग्रिम कर के भुगतान से यानी जो है पूर्व टैक्स नहीं जमा करते हैं, इनसे छूट प्राप्त है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लाभ। देखिए यहाँ पूरा दिया गया, वेतन भोगी लोग जिनके पास कारोबार या पेशे के लाभ व अभिलाभ की मद से कर देने के योग्य कोई आय नहीं है, उनको जो है छूट प्राप्त है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कृषि आयकर अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जो है कर मुक्त है? कृषि आय कर मुक्त किसके अनुसार है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 10 के क्लॉज फर्स्ट में दिया गया है कि जो है कृषि आय यानी कृषि से जो भी आय होती है इस पे कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, यह जो है कर मुक्त है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वर्जित हैं? इसमें धारा में कहा गया है, जवाब जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, धारा 23 के अंतर्गत जो है न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वर्जित हैं। बी ऑप्शन सही है, धारा 23 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें सूचना प्रदान किए जाने से छूट है? सूचना प्रदान किए जाने से छूट किसमें मिली है? 15वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना, उपरोक्त सभी यानी ऐसी सूचना जिनके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी जो है देश को हानि होती है तो ऐसी सूचना देने से मना कर सकता है। राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े यानी सुरक्षा कारणों से अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको भी सूचना देने से मना किया जा सकता है। और रणनीति वैज्ञानिक का आर्थिक हित में न हो तो उसको भी जो है सूचना देने से मना किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16वें नंबर का, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? 16वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा यह जो है 21 जून 2005 को प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन सही है, कब? 21 जून 2005। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? इसमें दिया गया है या किस जो है संधि में है? जवाब इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह जो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र एक हुआ था जिसमें यह लिखित है। और यह जो है कब हुआ था? यह 2006 में हुआ था, यह 2006 में यह हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा और यह जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विनियम बनाने की शक्ति किस धारा में विहित है? विनियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? 18वां प्रश्न है, तो यह जो है धारा 40 बी में, सी ऑप्शन किसमें है? धारा 40 बी में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में क्या शामिल नहीं है? ये शक्तियों में क्या शामिल नहीं है पूछा गया है, जवाब हो जाएगा आरोपियों को दंडित करना इनकी शक्तियों में नहीं, यह जो है दंडित नहीं करता है आरोपियों को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। और यही बात किया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब बना था, तो यह जो है 1913 में बना था। कब बना था? 1913 में बना था और इसकी ही धारा जो है माफ कीजिएगा 1993 में बना था, 1993 में बना था और इसकी धारा 13 में इसका वर्णन किया गया है कि आरोपियों को दंडित करना इसका कार्य नहीं है। 20वां प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानव अधिकार शब्द को परिभाषित किया गया है? तो यह जो है परिभाषा धारा 2 की क्लॉज डी में इसका वर्णन किया गया है, धारा 2 डी में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समझौते के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया? तो यह जो है CITES के जो है समझौते से बनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ से CITES हो जाए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है विधेयक कब बना था? यह जो है 2013 में, 2013 में यह विधेयक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार किसकी सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचना करेगी? किसके सिफारिश पे ऐसा होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सिफारिश पर होता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्या? व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण से होता है। और यह जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भूमि के अंतर्गत नहीं है, इनमें से कौन सी जमीन है जो भूमि के अंतर्गत नहीं आता है?
जवाब हो जाएगा पहाड़। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, पहाड़ जो है यह भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लूट का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता है, यानी कितने व्यक्ति कोई जो है कार्य कारित करते हैं तो उसको लूट कहा जाएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूट करने के लिए एक ही व्यक्ति काफी है। टाका डालने के लिए जो है कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन लूट के लिए जो है एक ही व्यक्ति काफी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। और यह जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309 में, ठीक है, 309 में लूट का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है दिया गया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषक, यानी जितना दिए गए हैं सभी पर्यावरण प्रदूषक। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऊपर से सभी जो दिए गए हैं सभी के सभी जो है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। और यह जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसका वर्णन किया गया है। 1986 में इसका वर्णन किया गया है पर्यावरण प्रदूषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठहराव रेखा सड़क पर किस रंग में लगाई जाती है? ठहराव रेखा बाबू जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, सफेद व पीले दोनों में लगाई जाती है। ठीक है ना, सफेद व पीले दोनों में जो है ठहराव रेखा लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है धारा 128 में वर्णित किया गया है कि एक मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं चल सकते। ठीक है ना, और यह जो है मोटरयान अधिनियम 1988, ध्यान रखिएगा 1988 की धारा 128 में इसका वर्णन किया गया है। धारा 128 में वर्णन किया गया है कि एक मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्थान बस में कौन कौन सम्मिलित है? शिक्षा संस्थान बस में जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है इसमें सभी शामिल हैं। ठीक है ना, शिक्षा संस्थान बस की अगर बात करते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए जाती है वही बस होती है, शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों को ले जाती है। जो कर्मचारियों का परिवहन करते हैं, ठीक है ना, जो कर्मचारी को इधर उधर ले जाते हैं, और जिस बस पर शैक्षिक संस्थान का स्वामित्व होता है, ठीक है ना, वो भी जो है शिक्षा संस्थान से संबंधित होती हैं, जो कि आपकी स्कूल बस इस समय आप लोग डेली देखते ही हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 28 क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस धारा में है? जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, क्या जो है धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा, किसमें? धारा 3 में। अगला प्रश्न दिया गया है, किशोर न्याय। देखिए किशोर न्याय अधिनियम को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यह किससे संबंधित है? बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम से संबंधित है किशोर न्याय अधिनियम, जो कि बना था कब? 2015 में। कि किस धारा में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक परिभाषित किया गया है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, यह जो है धारा 2 के क्लॉज 13 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन सही है, धारा 2 के 13 में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे की व्यक्ति अभिप्रेत है संतान में? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 18 वर्ष से कम की आयु जो है कि बच्चे जो है संतान के जो है से संबंधित। ठीक है ना, यह जो है किसमें किया गया है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की वर्ग में वर्णित किया गया है के अनुसार जो है कोई भी बालक कहलाएगा, संतान कहलाएगा कब? जो 18 वर्ष से कम आयु का है। इसमें जो है आपके दत्तक पुत्र भी आ सकते हैं, जो गोद लिए जाते हैं, सौतेला भी आ सकता है, पोषित बालक भी आ सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, अपराधी द्वारा कारित अपराध में प्रसंज्ञेय है अथवा अप्रसंज्ञेय, जमानती है अथवा गैर जमानती है, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से जो है
उल्लेखित प्रावधान से होता है? किसमें से होता है कि कोई अपराध जो है जमानती है, गैर जमानती है, जो है प्रसंगीय है या अप्रसंगीय अपराध है? यह वर्णन जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह जो है आपका दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा यह सब होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। किसके द्वारा? दंड प्रक्रिया संहिता के यह द्वारा होता है। आइए देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। किसको दे सकता है और किस कारण से दे सकता है, यह पूछा गया है। 33वां प्रश्न है, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि देख लें आप लोग। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला सही। ठीक है ना, क्या सही है? सी, ए सही है। यानी यदि विवाद का कारण शांति भंग होने की संभावना होती है तो ऐसा कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। किसके द्वारा जांच की जाती है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 डी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? यदि कोई दहेज के द्वारा, दहेज मांगने के द्वारा किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसका अपराधी जो है उसके लिए जो है कितने वर्ष का कारावास का जो है न्यूनतम हो सकती है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम 7 वर्ष का जो है सजा होती है। न्यूनतम 7 वर्ष की सजा यह होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा। और यह जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 में इसका वर्णन किया है। 304 जो है बी, क्लॉज बी, 304 क्लॉज बी के अंतर्गत जो है इसका वर्णन किया जाएगा। और यह जो कम से कम 7 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 7 वर्ष है। और यहाँ अधिकतम की बात की जाए तो जो है आपका आजीवन कारावास भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पाया जाता है। वो अ पर आक्रमण करता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। ब ने क्या अपराध किया है? देखिएगा, अ किसी का जो है बलात्कार कर रहा है और वहां पर ब आ जाता है और अ को जो है गंभीर रूप से घायल कर देता है, तो ब ने क्या अपराध किया है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 100। धारा 100 भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं करता। ठीक है ना, यह जो है कोई अपराध नहीं करता है। ठीक है ना, यहाँ से आपका सी सही होगा, यह कोई अपराध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है, इसमें गलत कौन सा है दिया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है। ठीक है ना, क्या होता है? जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है तो वह भागीदार हो सकता है, ऐसी जो है बात निश्चित नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है स्थल पर उपस्थित होना अपराध नहीं कहलाता है। ठीक है ना, वह जो अगर स्वयं अपराध करता तो अपराधी है। अगर वह अपराध करने में भाग लेता, यानी कई लोग मिलकर अपराध करते हैं तब भी अपराध है, या किसी से वह अपराध करवाता है तब भी वह जो है उसका अपराधी कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित करिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? का जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, और इसका ए हो जाएगा, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। अपराध जो है एक अवैधानिक कृत्य है, बिल्कुल सही है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। अपराध शब्द को जो है कहाँ परिभाषित किया गया, पूछा गया है किस धारा में किया गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, धारा 21 फर्स्ट के जी में इसका वर्णन किया गया है। 21 फर्स्ट के क्लॉज जी में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है किसमें? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा 2 के क्लास 24 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, धारा 2 के क्लास 24 में जो है अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ से हमने सेट है
तो जो लोग इससे पहले 8 न देखे हो तो पहले जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। ये आपका नावा प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया है, पुरानी जोतेदारी व्यवस्था के स्थान पर अधिनियम लागू होने के बाद कितने प्रकार की जोतेदारी प्रारंभ की गई? जवाब रहता है इसके बाद जो है 4 प्रकार की जोतेदारी प्रारंभ की गई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 प्रकार की जोतेदारी। और यह जो है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भू व्यवस्था अधिनियम 1950, ध्यान दीजिएगा 1950 के तहत यह जो है 4 प्रकार की जोतेदारी व्यवस्था की गई। दूसरे प्रश्न में दिया गया सही कथन को चुनना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी स्टेटमेंट जो दिए गए हैं सभी सही है। पहला है, अधिकार अस्तित्व उपचारों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। उपचारों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व ही संभव नहीं है, बिल्कुल सही है। और कोई भी व्यक्ति पत्र लिखकर भी सर्वोच्च न्यायालय से उपचार की मांग कर सकता है, ये भी आपका सही है, हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो यह जो है इसके लिए जनहित याचिका जो है किसने दायर की थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये थे आपके पुष्पा कपिला हिंगो रानी। ठीक है ना, पुष्पा कपिला हिंगो रानी जो थी यह जो है जनहित याचिका की जननी मानी जाती है। यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है गरीबों की बहुत ज्यादा मदद की थी और इनके लिए जो है केस लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलामी धोखाधड़ी यानी सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सलामी धोखाधड़ी से संबंधित। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित, डी सही जवाब में होता है। पांचवा प्रश्न है, सूचना तकनीकी अधिनियम के एकांतता के अतिक्रमण के आधार पर सजा का प्रावधान किया गया है, किस धारा में किया गया है सूचना तकनीकी के? तो यह जो है सूचना तकनीकी अधिनियम सन 2000 के धारा 66 ई में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, किसमें? धारा 66 ई में, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके लिए जो है 3 वर्ष का कारावास, ठीक है ना, 3 वर्ष का कारावास या जो है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता की अवधि समाप्त होने के कितने दिन पूर्व किया जाएगा? जवाब हो जाएगा यह जो है 45 दिन पूर्व किया जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कितने दिन पूर्व? 45 दिन पूर्व किया जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है धारा 23 में, ध्यान रखिएगा किसकी? सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 23 में इसका वर्णन किया गया है। सातवां प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा फर्स्ट के 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार कहां तक होगा? तो हर बार की तरह हम बताते आए हैं कि अब जो है कोई भी अधिनियम बनता है तो वह जो है संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन दिया है संपूर्ण भारत पर होगा, यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो भारत से बाहर अपराध करेगा अथवा उल्लंघन करेगा। भारत से बाहर की अपराध करते हैं तब भी यह जो है लागू होगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम संसद ने
निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? निवारक निरोध अधिनियम, तो यह जो है 1950 में जो है किया था। 1950 में पारित किया गया था। यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 82 में इसका वर्णन जो है किया गया है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ किसके तहत किया गया आदेश है? यानी किस धारा के तहत निरोध किया जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना, धारा 3 में बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, क्या भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 22 में प्राइवेट परिवादों पर भी लागू होगा? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाँ यह भी जो है प्राइवेट परिवादों पर भी यह लागू होगा। ए ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। और यह जो है धारा 22 में यह बात कही गई है। धारा 22 में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1900 जो है 88 में बात कही गई है। अगला प्रश्न, विशेष न्यायाधीश को नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? विशेष न्यायाधीश को नियुक्ति की शक्ति, तो यह जो है आपके केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास, दोनों के पास है। तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों के पास है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो आयकर से संबंधित नहीं है? जवाब हो जाएगा करदाता पहचान संख्या, यानी TIN जो है इससे संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक आय के बारे में आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है? आकस्मिक आय के बारे में, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 10 के क्लॉज 3 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, 13वें क्वेश्चन का सही जवाब। 14वां प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मकसद क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मकसद के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से ए, देश की जनता को लोक अधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का जो है अधिकार देना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? कृति भारती, तो यह जो है बाल विवाह के विरुद्ध जो है खड़ी मिलती हैं आपके। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। किसके विरुद्ध है यह? बाल विवाह के विरुद्ध है। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बनाए गए विनियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वे सत्र में हो कुल कितनी अवधि के लिए रखा जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है 30 दिनों के लिए रखा जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जांच से संबंधित शक्तियों में शामिल कौन है? तो इसमें जांच की शक्तियों में जो है सभी आते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही है। कौन कौन? साक्षियों के समन करना और हाजिर कराना व शपथ पर उसकी परीक्षा करना, बिल्कुल सही है। किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा रखना, ये भी सही है। और किसी न्यायालय से कोई भी अभिलेख मंगवाना, ये भी आपका सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। 18 नंबर का प्रश्न है, मानवाधिकार से अभिप्रेत है, यानी मानवाधिकार से जो है किससे संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा और चौथा संबंधित, यानी प्राण स्वतंत्रता समानता व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार है, बिल्कुल ये सही है।
दूसरा है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, ये भी सही है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं में दिए गए अधिकार, ये भी सही है। सिर्फ तीसरा गलत है, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसका तात्पर्य है कि पर्यावरण, समाज और गांव के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना है। जवाब हो जाएगा यह जो है सामाजिक वानिकी से संबंधित है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? सामाजिक वानिकी से यह संबंधित है। 20वां प्रश्न दिया गया है, व्याघ्र आरक्षित की सीमाएं किससे अनुमोदन से परिवर्तित की जा सकती हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड द्वारा जो है अनुमोदित परिवर्तित की जाती है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर सकती है। किसको नियुक्त कर सकती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक वन्य जीव परीक्षक निदेशक को नियुक्त कर सकती है। सी आपका सही जवाब होगा। और यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ध्यान दीजिएगा, 1972 की धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा मनुष्य पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रौद्योगिकी मनुष्य जो है पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? पर्यावरण प्रदूषण, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है धारा 2C में इसका वर्णन किया गया। किसमें किया गया है? धारा 2C में किया गया। अगला प्रश्न है, चौराहे पर यातायात नियंत्रण के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? यातायात नियंत्रण के लिए जवाब हो जाएगा, यहाँ पर जो है बत्तियां लगाई होती हैं और पुलिसकर्मियों द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक को सुरक्षात्मक टोप यानी हेलमेट पहनना पड़ेगा, किस धारा में दिया गया है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है? इसका जवाब बनता है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है ना, सीधे तौर पे पूछा जा सकता है कि मोटरयान अधिनियम कब बना था? तो यह जो है 1988 में यह बना था। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चालक छोड़कर किसके वहन के लिए निर्मित अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अधिकतम 6 यात्रियों के लिए यह होता है। ठीक है ना, कौन? मोटर कैब, इसके लिए होता है अधिकतम, इसमें जो है 6 यात्री बैठ सकते हैं कैब में। सीधे तौर पे यह प्रश्न पूछने का मतलब। 27 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, एक बार देखिएगा इस प्रश्न को। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरह से दिए गए हैं। देखिए ये कठिन स्तर के प्रश्न में ऐसे गिना जाता है। देख लीजिए, दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है? किसको जोड़ा गया है? जवाब हो जाएगा सभी को जोड़ा गया है। ठीक है ना, यानी चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी को जोड़ा गया है। एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, चारों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल गृह परिभाषित है? बाल गृह, किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा,
धारा 2 की 19 में जो है इसका वर्णन किया गया है। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा में शामिल है, इनमें चारों में से कौन है जो घरेलू हिंसा में शामिल है? जवाब हो जाएगा सभी के सभी जो तीनों दिए गए हैं घरेलू हिंसा में शामिल, यानी शारीरिक दुरुपयोग, किसी के शरीर का दुरुपयोग करना, दूसरा है दहेज के लिए प्रताड़ित करना, ये भी घरेलू हिंसा में आता है, और लैंगिक दुरुपयोग यानी जो है लड़की और लड़कों में अंतर करना, ये भी आपकी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अपराध गैर जमानती है, यह जो है किस धारा में इसका वर्णन किया गया है? इसका जवाब है यह जो है अनुसूची 1 में इसका वर्णन किया गया। इसमें अनुसूची 1 में इसका वर्णन किया गया। देखिए यहाँ पर धारा सूची पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 1 में वर्णन इसका किया गया है। 21वां प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने पर रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? यानी संज्ञेय अपराध करने से पुलिस जो है रोकती है, यह किस धारा में वर्णन है इसका? तो यह जो है धारा 151 में इसका वर्णन, उसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में इसका वर्णन है। इसके अनुसार जो है कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे कि संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता, यानी कि यह संज्ञेय अपराध यहाँ पर होने वाला है, इसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश से जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है ना, संज्ञेय अपराध करने से पहले भी अगर किसी पुलिसकर्मी को पता लग जाता है, देखिएगा पहले मजिस्ट्रेट का आदेश लेना पड़ता है, उसके बाद जो है उसे गिरफ्तार कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया इनमें से जो है वो न्यायिक है? जवाब हो जाएगा जांच एवं विचारण, सी ऑप्शन होगा। क्या जांच एवं विचारण जो है यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेषण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? यानी जो है आत्महत्या करने के लिए जो है किसी को जो है फोर्स किया जा रहा है, या जो है उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है, तो इसके लिए जो है सजा का प्रावधान किसमें है? जवाब हो जाएगा या जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 306 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही है, और इसके लिए जो है अधिकतम जो है 10 वर्ष की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मरक्षा के लिए अधिकार का विस्तार निम्न में से मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। इसमें हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सदोष अवरोध में नहीं होता है। डी ऑप्शन होगा सदोष अवरोध। 35वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, किसी परिणाम का स्वेच्छया कारित किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति क्या करता हो? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यानी कारित करने का, यानी कोई जो है कारित करने, अपराध कारित करने का आशय रखता है तो भी हो सकता है, यह ज्ञात रखता है कि वह इसे कारित कर सकता है, और तीसरा है यह विश्वास करने का कारण रखता है कि इसे कारित होना संभव है। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है? अपराध की 4 अवस्थाएं आपकी जो है दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई हैं, तो जो है कौन कौन से हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले परिणाम होता है, फिर आशय, तैयारी, फिर प्रयत्न किया जाता है, यानी जो है उसके परिणाम के बारे में सोचा जाता है, फिर उसका आशय होता है, फिर तैयारी की जाती है, उसके बाद जो है अपराध करने का प्रयास किया जाता है। एक बार देख लीजिए फिर से, पता नहीं जो है आपको 36वां प्रश्न बताए हैं कि नहीं बताए, एक बार फिर से अगर बताए हैं तो दोबारा सुन लीजिए।
निम्न में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले आशय होता है, तब तैयारी की जाती है, तब प्रयत्न किया जाता है और लास्ट में जो है अंतिम परिणाम दिया जाता है। तो यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न यहाँ से दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 किससे संबंधित है। धारा 3 जो है जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है आपके साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है, साधारण स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 में क्या परिभाषित किया गया है। धारा 63 में जवाब हो जाएगा, इसमें जो है बालासंग के बारे में बताया गया है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस थाना किसमें परिभाषित है। किस धारा में पुलिस थाना के बारे में वर्णन किया गया है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 के यू में इसका वर्णन किया गया है, 2U में। 40वां प्रश्न दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कारागार को परिभाषित किया गया है। न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा और ध्यान इस बात का रखिए कि साथ ही साथ जो है अंकित भाटी सर की भी जो है मूल विधि की बुक कवर हो रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो है आपके घटना चक्र की भी बुक कवर हो रही है, जो कि आपकी संपूर्ण सामान्य अध्ययन का है, तो उसे भी आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से दिया गया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में अक्षम व्यक्तियों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है धारा 157 के क्लॉज फर्स्ट में किया गया। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका को अन्य किस मामलों से जाना जाता है, यानी जनहित याचिका को किस मामले के रूप में जाना जाता है। जवाब हो जाएगा, यह जो है लोकहितवाद भी इसे कहते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी इसको कहते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए, सी एवं बी दोनों, ठीक है ना, हो जाएगा ए और बी दोनों। सी ऑप्शन सही होगा, कौन, ए और बी दोनों। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को ध्यान से, इसमें जो है ऑप्शन कुछ बहुत बड़े दिए गए हैं, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख लो। हाँ देखिए अब पूरा दिखाई देगा। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है। जनहित याचिका के बारे में जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, जनहित याचिका के बारे में ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, नागरिक बनाम असम राज्य सही नहीं है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। इनमें से क्या है एक गैरकानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। इसको क्या कहते हैं। जवाब हो जाएगा, इसे जो है जालसाजी या फिशिंग कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने के लिए शासित साइबर आतंकवाद की कूट रचना करेगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। यानी जो है साइबर अपराध जो करेगा जिसमें आपको देश के लिए खतरा हो, तो उसके लिए कितने वर्ष की सजा होगी। जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, आजीवन कारावास हो सकता है उसको। सी ऑप्शन सही है, क्या आजीवन कारावास इसको हो सकता है। अगला प्रश्न है, अनुव्यक्त के निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी। जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह जो है नियंत्रक द्वारा प्रकाशित की जाएगी। ए ऑप्शन से किसके द्वारा, नियंत्रक के द्वारा यह प्रकाशित की जाएगी। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है 9 जून सन 2000 को प्राप्त हुई थी। ए ऑप्शन सही होगा, कब, 9 जून सन 2000। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मीसा को निवारक निरोध विधि के रूप में किस वर्ष पुनर्जीवित किया गया है।
जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है 1971 में पुनर्जीवित किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा 1971। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? इसका जवाब है यह जो है धारा 3 जो है निरोध की शक्ति देती है। ए ऑप्शन सही है, धारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अधीन अपराध के अभिकथन के संबंध में जांच के लिए क्या नियत किया जाना चाहिए? जांच के लिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए तारीख भी होनी चाहिए, समय होना चाहिए और स्थान सब जो है क्या होगा, नियत होगा, यानी पहले से निर्धारित किया रहेगा। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कब तक अहिर्स नहीं होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है, तब तक जो है उसके पास कोई भी अर्हता नहीं है। यानी इसी में से कोई जो होगा वह क्या होगा, वह जो है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में चुना जाएगा। कैसा होगा, या तो जो है आपके अधीन अधीन सेशन न्यायाधीश होगा, या तो अपर सेशन न्यायाधीश होगा, या तो सहायक सेशन न्यायाधीश होगा। 12वां प्रश्न है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? आय का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? जवाब हो जाएगा कृषि से आय। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा, कृषि से आय जो है आय का स्रोत नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर संग्रहण के उद्देश्य से आय को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? आय को जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 5 शीशों में वर्गीकृत किया जाता है। बी ऑप्शन होगा 5 शीशों में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम की किस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट गुप्तचर या सुरक्षा संगठनों के विपरीत परिवर्तनीय नहीं होगा? किस धारा में नहीं होगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, धारा 24 में। ठीक है ना, ऐसा दिया गया है। 15वां प्रश्न दिया गया है, कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता? कौन सी जानकारी को जो है सूचना के अधिकार के तहत जो है सूचना नहीं दी जा सकती? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी की सूचना जो है नहीं दी जा सकती, और विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना जो भी होगी वह सूचना के अधिकार अधिनियम से आप लोग नहीं मांग सकते। तो जो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य में है, इनमें क्या क्या शामिल है सूचना का अधिकार अधिनियम में? जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना का अधिकार प्राप्त जो है प्रदान करना, ये भी सही है। दूसरा है लोक कार्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता लाना, ये भी सही है। और लोक कार्यों के प्रति जवाबदेही बनाए रखना, ये भी है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जवाब हो जाएगा यह जो है 1993 में की गई थी। सी ऑप्शन सही है, 1993 में। अगला प्रश्न, राज्य सरकार मानव अधिकार अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किस धारा के अधीन बना सकेगी? किस धारा के अधीन बना सकेगी? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 41 के अधीन बना सकेगी। बी ऑप्शन सही है, धारा 41। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को जांच से संबंधित धारा 13(4) में कार्यवाहियों के लिए क्या समझा जाएगा? क्या समझा जाएगा? इसका जवाब है सिविल
न्यायालय समझा जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। क्या समझा जाएगा? सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 20वां प्रश्न है, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 फर्स्ट के अनुसार मानव अधिकार किससे संबंधित अधिकार है? किससे संबंधित अधिकार है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका सभी के सभी अधिकार, यानी जीवन का भी अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, समानता का अधिकार है और व्यक्ति की गरिमा का भी अधिकार है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सभी के सभी सही हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बार इसको अच्छे से देखिएगा। प्रश्न को क्या कह रहा है, इस प्रश्न को इसी तरह से प्रश्न जो है पिछली बार एसआई में पूछे गए थे और सेम इसी तरह से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। दिया गया है 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर किसका उपजाने का फैसला लिया, तब सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। तो जो है उसके यानी प्राकृतिक साल के वन की जगह पर क्या उगाने का जो है सरकार ने जो है निर्णय लिया था। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सागवान बागान लगाने का जो है निर्णय लिया था। तो इसका लोगों ने जो है जमकर विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याघ्र और अन्य संकटतापत्र प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन प्रावधानित है, किस धारा में प्रावधानित है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, धारा 38 वाई में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के धारा 38 वाई में जो है यह है। अगला प्रश्न, वन्य जीव परीक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है, इसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? जवाब हो जाएगा यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा होती है। ए ऑप्शन सही है। किसके द्वारा होती है? केंद्र सरकार के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, किसी तथ्य को साबित करने के साक्षियों का न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? किसी तथ्य को साबित करने के लिए जो कितने साक्षी होने चाहिए, यानी कितने गवाह होने चाहिए? जवाब हो जाएगा उसके लिए कम से कम कोई निश्चित संख्या नहीं है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोई निश्चित संख्या जो है निर्धारित नहीं की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है परिसंकटमय पदार्थों से व्यवहार करने की छूट व्यक्ति को कब मिलती है? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जबकि उसने प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का पालन किया हो। यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखेंगे, पुलिस कर्मियों को यातायात नियंत्रण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए? यातायात नियंत्रण करते जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे संकेत के उल्लंघन कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए, यानी कोई भी संकेत है तभी भी गाड़ी चलाना है, रेड लाइट है तब भी जो है गाड़ी चला के निकल जा रहा है, जहाँ स्पीड 40 दिया वहां 80 चल रहे हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, वाहनों को रुकने के संकेत स्टॉप लाइन से पीछे ही दें, यानी जहाँ पर जो है स्टॉप लाइन रहता है उससे पीछे ही रहे, न कि लाइन पे चढ़ा दे गाड़ी। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे दिया है, क्रोधपूर्ण व्यवहार सामान्यतः नहीं करना चाहिए, यानी जो है प्यार से सबसे जो है पेश आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में है कि हेलमेट पहनना चाहिए? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 129 में दिया गया है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कि जो है मोटर वाहन चलाते समय आपको हेलमेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर टैक्सी में भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठे होना चाहिए, यानी जो है भाड़े पे जो गाड़ी चलती है ऑटो रिक्शा उसमें जो है अधिकतम कितने व्यक्ति होने चाहिए? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 6 व्यक्ति होने चाहिए। सी ऑप्शन सही है, 6 व्यक्ति। चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको जो है अच्छे से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 29वां दिया गया है,
निम्न में से किसी 2005 में और 2015 में एक संशोधन माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है? किसको जोड़ा गया है? 29वां यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ा गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में। अब दोनों को पढ़ लेते हैं क्या क्या है। पहला है किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा है। ठीक है ना, ये सही है। दूसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा या स्वास्थ्य स्थान में प्रवेश निषेध है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है यह जोड़ा गया है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक न्यायालय परिभाषित किया गया है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बालक न्यायालय को किस धारा में जो है परिभाषित किया गया है? इसका जवाब है यह जो है धारा 2 के क्लॉज बी में इसका वर्णन जो है किया गया है। डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित की गई है? किस धारा में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, धारा 3 में परिभाषित किया गया है। बी ऑप्शन सही है, धारा 3 में जो है परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है? किस धारा में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है? जवाब हो जाएगा आपका प्रथम अनुसूची में बताई गई है। ठीक है ना, किसमें? प्रथम अनुसूची में बताया गया है, तो यहाँ से बी आपका सही जवाब होगा। 33वां प्रश्न है संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में किया गया है? संज्ञेय अपराधों के किए जाने से रोकने के, यानी जो है कोई संज्ञेय अपराध कर रहा है उससे पहले रोकने के लिए जो है किस धारा में जो है तहत गिरफ्तार कर सकते हैं? इसका जवाब हो जाएगा धारा 151 के तहत जो है अपराध करने से पहले ही जो है गिरफ्तार करते हैं, बिना वारंट के भी इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अगला प्रश्न अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अन्वेषण का जवाब हो जाएगा इसका जो उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है। ठीक है ना, यानी सबूत इकट्ठा करना होता है अन्वेषण का मतलब। बी ऑप्शन सही है, साक्ष्य इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? धारा 307 जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हत्या के प्रयास। 307 जो है हत्या के प्रयास से संबंधित है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। 36वां प्रश्न है एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में मृत्यु कारित करता है, वह किस धारा में है? कि अपनी प्रतिरक्षा के लिए यानी खुद की रक्षा के लिए किसी को आप मार भी सकते हैं, तो यह जो है किस धारा में इसका वर्णन है? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 100 में इसका वर्णन है। बी ऑप्शन सही है, धारा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन सद्भाव क्या है? सद्भाव जो है किस धारा में दिया गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, धारा 52 में जो है सद्भाव को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है एक्ट नॉन फेसिट रिज्यूम नीसी मीन सिट एरिया का अर्थ क्या है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। इसका मात्र है मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि मन अपराधी न हो। इसका अर्थ ये है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? जो न्यू बना है आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जवाब हो जाएगा इसमें जो है कुल 531 धाराएं हैं। बी ऑप्शन सही है, कितना? 531 धाराएं। और इस प्रश्न सेट का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 किससे संबंधित है? धारा 113 जवाब हो जाएगा यह जो है आतंकवादी कृत्य से संबंधित। किससे? आतंकवादी कृत्य से संबंधित है।
डी ऑप्शन सही। तो इस तरह से हमने जो है 10वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।